गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस तीसरी वीडियो में हमें ऐसा वसंत कब आएगा इसका शब्द संसार देखना है। प्रसून फूल, पुष्प, सुमन। सुमन के दो अर्थ होते हैं, जिसका मन अच्छा होता है उसे भी सुमन कहा जाता है, पर यहाँ हमें कविता के संदर्भ में देखना है तो यह इसका अर्थ होता है फूल। सर्जन, निर्मिति, रचना। रण, लड़ाई, युद्ध। पुलक, प्रेम, हर्ष। उसके बाद हमें देखना है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए, जिसको हम वेव डायग्राम कहते हैं। कवि ऐसा वसंत चाहता है। कवि ऐसा वसंत चाहता है। कविता के आधार पर हमें बताना है। पहला पॉइंट है सभी मनुष्य के भूमि और गगन समान हो। भूमि और गगन समान हो। सभी को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। तीसरा है सबके जीवन में रस छा जाए। रस छा जाए, इसका अर्थ यहाँ लेने का कि सबके जिंदगी में खुशियां आ जाए, सबके अधर खिल जाए, सबके अधर खिल जाए और आंखें हंसने लगे। दूसरा हमें देखना है पर्यायवाची शब्द लिखिए। अधर, ओठ। आंखें, लोचन। लोचन, चक्षु। इस तरह के शब्द है। उसके बाद हमें देखना है स्वाध्याय सूचना अनुसार कृतियां कीजिए। अब यहाँ हमें तुलना करना है प्राकृतिक वसंत और कवि मन की कल्पना का वसंत। अब प्रकृति में वसंत आने के बाद क्या होता है, पेड़ पौधों पर नवपल्लव आ जाते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, मन रूपी पुष्प खिल जाने चाहिए। प्राकृतिक वसंत में वन उपवन में पुष्प खिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, लेकिन कवि यह कह रहे हैं कि सभी के आंगन में खुशियों का माहौल हो, सभी लोग खुश हो। सभी प्राणी पुलकित हो जाते वसंत ऋतु आने पर, लेकिन कवि यह कह रहे हैं कि सभी के अधरों पे मुस्कान हो और आंखों में प्रसन्नता हो। पृथ्वी पर नंदनवन आ जाता है, लेकिन कवि की कल्पना कह रही है कि ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा नवयुग हो, ऐसी नव संस्कृति हो कि हर इंसान यह खुश रहे, सुखी रहे।
उसके बाद है दूसरा, उत्तर लिखिए। वसंत के अलावा पद्य में प्रयुक्त 2 ऋतुएं। वसंत के अलावा पद्य में प्रयुक्त 2 ऋतुएं वह कौन कौन सी है? तो वह है ग्रीष्म और शिशिर। सबके लिए समान है। सबके लिए समान है, रवि और शशि। तीसरी इसमें है, निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। समानार्थी शब्द का अर्थ है जिसके अर्थ समान है। समानार्थी शब्द लिखिए। कमी, अभाव। हंसी, मुस्कान। फूल, प्रसून। महल, प्रासाद। मनुष्य, मानव। चांद, शशि। वस्त्र, वसंत। मन, मानस। उसके बाद हमें देखना है चौथे में, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जिसकी कोई निश्चित सीमा है। यह इसका अर्थ है सीमित। जिसका शोषण किया जाता है, शोषित। बिना थके, अविरत। जिसका अंत नहीं, अनंत। यहाँ हमें देखना है अब भाषा बिंदु। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। खाली हाथ लौटना, कुछ भी न पाना। हम भगवान के दर से कभी खाली हाथ नहीं लौटते। बिना सिर पैर की बातें करना, व्यर्थ की बात करना। अब यहाँ हमें अर्थ का वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, जो शब्द दिया उसका करना है। कभी कभी हमारे पड़ोसी बिना सिर पैर की बातें करते हैं। यादों में जाग उठना, पुरानी यादें ताज़ा हो जाना। बचपन का दोस्त समीर मिलते ही अनिल के यादों में वह जाग उठा। अनिल यादों में जाग उठा। भरा पूरा अनुभव करना, संतुष्ट अनुभव करना। 3 बेटियों के बाद सुमन को बेटा होते ही उसने अपने आप को भरा पूरा अनुभव किया। खाली हाथ लौटना, निराश लौटना।
लड़की अपने मायके से कभी खाली हाथ नहीं लौटती। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों के अधोरेखांकित शब्द समूहों के लिए कोष्टक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। अब इसमें शब्द दिए हुए चौपट हो जाना, नष्ट हो जाना, निछावर करना, सब कुछ अर्पण करना, नाक भौं सिकोड़ना, नाराजगी व्यक्त करना, मन मारना, इच्छा को दबाना, फूला न समाना, बहुत खुश होना, दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना। इतने शब्द दिए हैं, उसमें से हमें सही लिखना है। वाक्य दिया हुआ है, सर्कस की गुड़ियों के करतब देखकर दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। अब यहाँ पर आश्चर्यचकित हो गए, इसके बदले हमें यहाँ सही शब्द लिखना है। तो उसका जवाब है सर्कस के गुड़ियों के करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। सर्कस के गुड़ियों के करतब देखकर दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। अब यहाँ अंडरलाइन है आश्चर्यचकित हो गए, तो इसके बदले में हमें लेना है सर्कस के गुड़ियों के करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। दूसरा है अचानक पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने का निर्णय सुनकर बच्चे बहुत आनंदित हुए। यहाँ अंडरलाइन पार्ट है बहुत आनंदित हुए, उसका जवाब है अचानक पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने का निर्णय सुनकर बच्चे फूले नहीं समाये। इस तरीके से यहाँ पर यह जो स्वाध्याय है वह समाप्त होता है। उपयोजित लेखन में हमें मुद्दों के आधार पर जो कहानी लिखना है वह हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।